तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का टोटल प्रश्न एवं उत्तर। पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का पूरा विश्लेषण देख लिए थे। ये इसमें बताते हैं चैप्टर नंबर 2 से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो भूभाग है, यानी कि जिसे बोलते हैं जियोड। दूसरा है सवाल कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का ही वास्तविक रूप है, जिसके माध्यम से छोटा रूप है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तीसरा नंबर है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है, तो यहाँ पे ये हो गया ग्लोब, बीच में जो काल्पनिक रहता है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इससे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो कि ऊपर वाला हिस्सा है तो इसे बोलते हैं कर्क रेखा। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, यानी इसका अक्षांशीय मान कोण कितना रहता है 23.5 डिग्री। चौथा नंबर सवाल है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधीय कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 3 ताप कटिबंधीय है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये हो गया भूमध्य रेखा, इसको दर्शा देते हैं किसी दूसरे से। ये भूमध्य रेखा हो गया, और इसके जस्ट ऊपर जाइएगा आप लोग, यहाँ पे जस्ट ऊपर तो 23.5 डिग्री पे हो गया कर्क रेखा, और यहाँ पे जस्ट नीचे आइएगा 23.5 डिग्री ही दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये हो गया मकर रेखा। और इस बीच के जो भाग हो गया इसी को बोलते हैं ताप कटिबंधीय क्षेत्र, और यह जो है एक टाइप का ताप कटिबंधीय है, इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय। फिर इसके बाद 66.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे उत्तर ध्रुव वृत्त मिलेगा, और इस भाग का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय। और सेम डायरेक्शन नीचे आइएगा 66.5 डिग्री, तो यहाँ पर भी एक जगह है, इसका नाम दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, तो इस क्षेत्र का जो कटिबंधीय नाम है, यानी कि इस क्षेत्र का नाम होगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय। और एक लास्ट में है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये जो कटिबंधीय है, अगर उत्तरी की बात करें तो उत्तरी शीत कटिबंधीय, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी शीत कटिबंधीय। तो टोटल 3 ताप कटिबंधीय कौन कौन सा हो गया याद कीजिए। पहला यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 नंबर पे हो गया उष्ण कटिबंधीय, सेकंड नंबर पे हो गया शीत कटिबंधीय, और थर्ड नंबर पे शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बताते चले 5वां नंबर सवाल कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। तो देखिए यहाँ पे अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा जो काल्पनिक रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, उसके समानांतर खींची गई वृत्तों को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे सपोज दैट समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो है एक ग्लोब है, और इस बीच में काल्पनिक रेखा है, और इस रेखा के जो समानांतर है खींची गई अन्य जो रेखाएं हैं इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए। और यही ग्लोब है, और ऊपर इसके एक शीर्ष है, यहाँ पे शीर्ष नहीं, इसको ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और एक यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। अगर इसको मिलाने वाली कोई रेखा है तो इसे बोलते हैं देशांतर रेखा, जिसका नाम है याम्योत्तर भी, यानी देशांतर का ही अन्य नाम याम्योत्तर है, और जो है अक्षांश का समांतर वृत्त है। तो ये सब याद रखना। यहाँ पे सवाल क्या बोला था कि अक्षांश समझ लिए किससे कहते हैं अक्षांश, तो अक्षांश का परिभाषा हो जाएगा भूमध्य रेखा के खींची गई समानांतर सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर से ही समय का ज्ञात होता है। यहाँ पे 6 नंबर ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय में क्यों प्राप्त होती है, यानी बोला है सबसे ज़्यादा ऊष्मा की मात्रा है उष्णकटिबंधीय में ही क्यों प्राप्त होती है। तो देखिए ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, यहाँ पे यहाँ पे जो है काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी में तो कर्क, 23.5 डिग्री नीचे में तो मकर, और बीच वाले को उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे कभी ना कभी सूर्य जो है इन तीनों रेखाओं के लंबवत आता है, जिसके कारण से यहाँ की जो है क्षेत्र जिसे बोलते हैं कटिबंध हमेशा क्या रहता है, हमेशा नहीं, ज़्यादातर मात्रा में उष्ण रहता है, मतलब गर्म रहता है। तो उष्णकटिबंधीय क्यों प्राप्त होता है, इसका परिभाषा हो जाएगा कभी न कभी सूर्य जो है इन तीनों रेखाओं के लंबवत अवश्य पूरे साल में एक न एक दिन आता है, तो जिसके कारण से यहाँ का जो है क्षेत्र ज़्यादा मात्रा में उष्णकटिबंधीय रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो तब लंदन में दोपहर के समय 12 क्यों बजते हैं, क्योंकि हमारा जो है
टाइम जो है 5 घंटा आगे है, आगे है लंदन वाले से, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आइए आपको नेक्स्ट बताते हैं। पहला है कि प्रमुख या मयोत्तर का मान कितना होता है। तो यहाँ पे प्रमुख या मयोत्तर का मान, तो प्रमुख या मयोत्तर का मान 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह मयोत्तर देशांतर को बोलते हैं, या जो देशांतर है कितना होगा 0 डिग्री। यहीं पे जो है खींच देंगे तो ये सीधा है 0 डिग्री। यहाँ पे शीत कटिबंधीय किसके नज़दीक पाया जाता है। तो शीत कटिबंधीय आपको अभी तुरंत बताएं, ध्रुव के नज़दीक। किसके नज़दीक, ध्रुव के। यहाँ पे जो है एरिया, इस वाले एरिया को शीत कटिबंधीय बोलते हैं, तो यानी ध्रुव के। नेक्स्ट है तीसरा कि देशांतर की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए देशांतर रेखाओं की जो संख्या है टोटल 180 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है चौथा कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो दक्षिणी बोल दिया, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका ऑप्शन नंबर ख। उम्मीद करते हैं सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। और ग्रिड किसे कहते हैं। तो ग्रिड जो है देखिएगा, ये जो ग्लोब हो गया, ये अक्षांश रेखा और ऊपर से देशांतर रेखा है, ऐसे चलती है तो एक तरफ का ग्रिड बन गया, जिसे जाल कहते हैं। तो यह जाल दोनों रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, तो यानी कि इसको बोल सकते हैं कि अक्षांश, जिसे समानांतर रेखा भी बोलते हैं, और देशांतर ये या मयोत्तर, जिसे देशांतर रेखाएं भी बोलते हैं। ये दोनों के मिलने से होती है ग्रिड का निर्माण। यहाँ पे है कि मकर रेखा। मकर रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए मकर रेखा जो है, मकर रेखा, तो मकर रेखा नीचे स्थित होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे। तो यानी कि इसकी स्थिति जो होगी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट है इसका कि भारत का मानक यमोत्तर क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताना। नेक्स्ट है 0 डिग्री यमोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखा 0 डिग्री या प्रमुख यमोत्तर भी नाम से जानते हैं। और 4 नंबर है कि देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो देशांतर के बीच की दूरी कमेंट में सर सभी लोग बताना, इतना नॉर्मल सवाल है। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में। तो उत्तर बोल दिया तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारा सवाल आपको पता हो गया। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। सारा एनसीईआरटी का यहाँ पे आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। जिस भी किसी का स्टेट पीसीएस अगर एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तब पर भी आपका इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछता है वहाँ पर भी। अगर आपका एनसीईआरटी बेस मजबूत है तभी आपका सवाल कवर हो पाएगा।